Okay, today we are going to attend a new topic of biodiversity and conservation. यानी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है स्पीसीज एरिया एंड रिलेशनशिप्स। स्पीसीज एरिया एंड रिलेशनशिप्स। तो देखो, बात इतनी समझनी है आपको कि जातियों की वृद्धि होती है, यानी जातियों की जो वृद्धि है उसका संबंध है सीधा सा एरिया के साथ, क्षेत्र के साथ। जितना बड़ा क्षेत्र होगा जातियों की समृद्धि उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। तो यहाँ पर एक महान वैज्ञानिक हैं जो प्रकृतिवादी भी थे, प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री थे, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में उन्होंने गहन अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया था? दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में गहन अध्ययन किया और उन्होंने प्रदर्शित किया कि किसी क्षेत्र में स्पीसीज रिचनेस, क्या स्पीसीज रिचनेस यानी जातीय समृद्धता, स्पीसीज रिचनेस अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि के साथ एक सीमा तक बढ़ती है। यानी कुछ ऐसा मानो आप कि स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है किसके साथ? अध्ययन के क्षेत्र में वृद्धि के साथ एक सीमा के साथ बराबर। जैसे आप ऐसे मानो, आप मान लो किस जंगल में जा रहे हो और आप जा रहे हो तो आपको मान लो कोई जानवर दिखा, डिफरेंट टाइप है, जैसे मान लो खरगोश दिखा, उसके बाद में आपको शेर दिखा, उसके बाद में हिरण मिल गया, उसके बाद में भालू मिल गया, उसके बाद में और कोई जानवर मिल गया। लेकिन जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे जो जातीय समृद्धता है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जातियों की संख्या भी आपके पास ज्यादा मिलती जा रही है। अब एक कंडीशन ऐसी आई, आपको वापस से खरगोश मिलने लग गई, वापस से आपको शेर मिलने लग गई, तो आप ये कह सकते हो कि जातीय समृद्धता इतनी अब रिपीट हो रहा है मामला। तो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो खोज है वो पूरी हो गई। तो यहाँ पर यही बात है कि उन्होंने क्या बताया था कि स्पीसीज रिचनेस अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि के साथ एक सीमा तक बढ़ती है। सीमा होनी चाहिए उसकी, ऐसे नहीं आप जितने बड़े क्षेत्र में जाओगे ज्यादा जातियां मिल जाएगी, सीमा है उसकी। आगे अगर हम देखें, अगर यही बात लेके अगर हम आगे चले, उन्होंने विभिन्न जीव समूह जैसे पुष्पी पादप, पक्षी, चमगादड़, स्वच्छ जलीय मछलियों के लिए प्रजाति समृद्धता, ये वही स्पीसीज रिचनेस है। जब भी पॉइंट आता है क्या? स्पीसीज रिचनेस एवं क्षेत्र के संबंधों के ग्राफ बनाए तथा पाया कि संबंध जो था वो आयताकार अति परवलय के रूप में था। कुछ ऐसा समझना आपको बात को कि इसने डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया का क्या किया? अवलोकन किया, इन्वेस्टिगेशन की उसने। जैसे अलग अलग पुष्पी पादपों में देखा, पक्षियों में देखा, चमगादड़ में देखा, स्वच्छ जलीय मछलियों में देखा, उनकी जो स्पीसीज रिचनेस थी वो बढ़ रही है। एक एरिया, एक हम अध्ययन की क्षेत्र सीमा बढ़ाते जा रहे हैं तो उनकी वृद्धि भी बढ़ती हुई जा रही है। अब उसने इन चीजों के लिए ग्राफ बना के देखा। क्या बना के देखा? ग्राफ। तो ग्राफ उसने जब बनाया तो उसका जो ग्राफ था, ये बात आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम गणितीय पद्धति को ज्यादा लेके तो चलेंगे नहीं, ना कोई लॉग वगैरह निकालेंगे, आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बना था? आयताकार अति परवलय। कौन सा बना था? अगर आपसे कोई पूछ ले स्पीसीज एरिया और रिलेशनशिप्स, एक तरफ आप दिखा रहे हो क्षेत्र और एक तरफ आप दिखा रहे हो जाति, और यहां से कोई चीज ग्रो कर रही है, तो आप इन दोनों के बीच में जो संबंध के अनुसार जो ग्राफ बना रहे हो, अब आपसे पूछ ली उस ग्राफ का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? आयताकार अति परवलय। यदि लघु गुणक लोगरिथम इस पर लागू कर दी जाए तो क्या होगा? लोगरिथम इस पर लागू कर दिया जाए, लघु गुणक पैमाने पर यह संबंध जो है एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। यानी यही संबंध अगर लघु गुणक लगा दिया जाए तो सीधी रेखा के रूप में दिखाई देगा। नहीं कैसा दिखेगा? ये आयताकार अति परवलय ऐसा दिखेगा। समझ में आ गई बात? और यदि लघु गुणक लागू कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा ये ग्राफ? सीधी रेखा में। और इसे निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो बात को आपको समझना है कि वॉन हेम्बोल्ट जो था उसने अन्वेक्षण किया दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में और डिफरेंट टाइप उसने जो ऑर्गेनिज्म देखे, जीवों को देखा,
तो उसने एक ग्राफ बनाया किस किस के बीच में कि जाति समृद्धि कितनी हो रही है, क्षेत्र को बढ़ाते चल रहे हैं तब। तो उसने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ को उसने नाम दिया, क्या नाम निकला, आयताकार अतिप्रवलय। ठीक है, मतलब ये वॉन हेम्बोल्ट ने नाम नहीं दिया, ये तो गणितीय पद्धति है, आयताकार अतिप्रवलय नाम होता है ऐसे ग्राफ। फिर उसने बोला कि अगर लॉगरिथम लागू कर दूं, लघु गुणक लागू कर दूं, तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा के रूप में बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो कुछ ये जो ग्राफ है और ये वो समीकरण है, log s बराबर log c प्लस जेड log a। हमें यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं निकालना, पहली बात आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, ना कोई न्यूमेरिकल निकालना, ना कोई न्यूमेरिकल के आधारित कोई क्वेश्चन आएगा आप, क्योंकि ये जो है स्टैटिक्स में लागू हो गया, संख्या की बायोस्टैटिक्स में चली जाती है ये बात। ठीक है, थोड़ी सी बात है, ये समीकरण आप याद रख लेना। यहाँ पर s की वैल्यू दे रखी है प्रजाति समृद्धता, a की वैल्यू दे रखी है क्षेत्र, z को बोलते हैं रेखीय ढाल, क्या बोलते हैं, और c बराबर y माइनस अंतःखंड, यानी ये ग्राफ बनाने का तरीका नहीं होता है क्या, y लगाओ x लगाओ ऐसे, तो ये वो उस स्थिति को बता रहा है। अब आप इसको यहाँ पर देखोगे तो देखो ये जाति समृद्धि दिखा रखी है और ये क्षेत्र दिखा रखा है, और ये है, ये जो बन रहा है वो आयताकार अतिप्रवलय बन रहा है, और ये जो चल रहा है ये लॉगरिथम अगर हम लागू कर देते हैं तो सीधी रेखा रूप में आ जाएगा। अगर पीछे देखोगे तो लघु गुणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर, इतनी बात है। अब यहाँ पर z की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.1 से 0.2, ये z की वैल्यू है। अब ये z की वैल्यू किसके लिए, चाहे आप किसी भी चीज का अध्ययन करो, चाहे आप कैलिफोर्निया के जंगलों में चले जाओ, चाहे न्यूयॉर्क के जंगलों में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको z की वैल्यू का जो मान है वो इतना ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब कितना भी बड़ा एरिया हो, आप बोलोगे सर ज्यादा बड़ा एरिया है तो जाति समृद्धि ज्यादा होगी कि नहीं, ज्यादा बड़ा एरिया है तो जाति समृद्धि तो आपको मिल जाएगी, वो जितनी मिलनी है उतनी, बाद में तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत बड़ा एरिया है तो वहां पर जाति समृद्धता ज्यादा है, लेकिन महाद्वीप की बात अलग हो गई। अगर महाद्वीप है, कोई बड़ा ही महाद्वीप है, तो वहां की बात अलग हो गई। वहां पर हम देखेंगे तो महाद्वीप पर z की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ज्यादा चली जाती है। बाकी नॉर्मल कंडीशन में z की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 0.1 से 0.2 तक। ठीक है, दूसरी ओर बहुत बड़े क्षेत्र, बहुत ही बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप या किसी उपमहाद्वीप की बात कर लें, अगर जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण वहां पे करें तो जो रिग्रेशन लाइन है वही ढलान वाली जिस पे बात की थी अभी, रिग्रेशन लाइन है, इसकी ढलान तीव्र रूप से तिरछी हो जाएगी। जैसे ये चल रहा है अभी आपका, ये तो लघु गुणक के अनुसार हो गया, अब ये ऐसे चल रहा था, अब आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा एरिया है तो ये और तिरछी हो गई, ऐसे और नीचे चली गई, तो ये आप ढूंढते जा रहे हो, ये यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गया वापस। अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो आपकी खोज जो है वो समाप्त हो गई, ग्राफ नीचे ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर z का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कितना चला जाता है, 0.6 से 1.2 के बीच। बाकी कॉमन कंडीशन में z का मान कितना रहता है, 1.2 से 0.1 से 0.2 तक। क्लियर, तो ये बात है। तो इसके अंदर एक तो आपको ये याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है, ग्राफ आप बना लोगे, z की वैल्यू याद रखनी है, जब एरिया बढ़ा दिया जाए तब z की वैल्यू याद रखनी है, और इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट का, और इसने क्या करना चाह रहा था, इसने जाति क्षेत्रीय संबंध दिया था। अब ये भी प्रश्न आ जाता है, आया हुआ भी है शायद, कि जाति क्षेत्र संबंध के अकॉर्डिंग अगर हम जो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये प्रश्न भी याद रखना। आयताकार अति परवलय कौन सा होगा, क्लियर। तो ये बात आपको कुछ जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, अगर जातीय विविधता का परितंत्र में आप महत्व देखो तो दो साइंटिस्टों की बात आती है, एक तो डेविड टिलमैन और एक है पॉल एयरलिख। दो साइंटिस्टों की बात आती है, एक तो डेविड टिलमैन
और एक पॉल एहरलिख। ठीक है, डेविड टिलमैन ने क्या बात बताई थी और पॉल एहरलिख ने क्या बात बताई थी? यानी डेविड टिलमैन ने यह कहा था कि विविधता में वृद्धि से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, विविधता में वृद्धि से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी इसने ये कहा कि यदि डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी, तो प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा, यानी उत्पादन क्षमता भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये बात सही भी है, ये बात सही भी है कि आप मान लो डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे ज्यादा हो गए तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई, अब पक्षियों की संख्या ज्यादा हो गई तो भी पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे ना। तो उसने कहा कि विविधता में वृद्धि से प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर प्रयोग किए गए करने पर उसने पाया कि प्रयोगशाला के बाहर का प्रयोग है, ये प्रयोगशाला में कैसे हो सकता है आप भी जानते हो, इसके लिए तो कोई क्षेत्र देखना पड़ेगा। तो बाहर भूखंडों पर किया, जहां पे उसने देखा कि अधिक जातियां थी, तो साल दर साल कुल जैव भार में कम विभिन्नता थी। यानी जहां पर जातियां ज्यादा थी वहां पर जो जैव विविधता है उसके जैव भार में कम विभिन्नता थी। यानी जैव भार ना तो नीचे आ रहा था ना बढ़ रहा था। तो जैव भार कब रहेगा मेंटेन? जैव भार का मतलब क्या हुआ? उनका बायोमास निकालें अपन, जैसे अपनी सेल है, सेल का वेट बताओ, तो वो बायोमास हो गया वो। तो इसने कहा कि जहां अधिक जातियां थी वहां पर बायोमास में कोई अंतर नहीं आया, उतना ही बायोमास मिला जितना शुरू में था उतना। इसका मतलब ये बात सही है, विविधता में वृद्धि से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये आपके लिए एक प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटी जातियों के स्थान पर 15,000 जातियां ही रह जाए तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो आप ये बात बता सकते हो किस प्रकार प्रभावित होगा? क्योंकि चींटियां जो होती है मृदा की पोषक तत्वता को या उर्वरता को बनाए रखती है, ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्टली ऐसे तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व देखें, यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटी जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां ही रह जाए तब हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो आप ये बात जानते हो कैसे प्रभावित होगा कि चींटियां जो होती है वो मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। ठीक है, इसके कारण यदि चींटियों को कम कर दिया जाए तो मृदा की उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव पड़ ही रहा है। इनडायरेक्टली हमारे ऊपर क्या होगा? इसका प्रभाव पड़ेगा। पॉल एहरलिख ने किस प्रकार से समझाया था? पॉल एहरलिख ने एक रिवेट पॉपर परिकल्पना दी थी। भाई कौन सी परिकल्पना दी थी? उसने क्या कहा था कि मान लो एक एरोप्लेन है, हाँ मैंने इसको फिश बना दिया, कोई नहीं, ठीक है, एक एरोप्लेन है मान लो, ठीक है। तो इसने क्या कहा, एरोप्लेन को इसने पारितंत्र कहा। क्या कहा? एरोप्लेन को तो क्या कहा, और इसके जो रिवेट बोलते हैं, कीलक जो होते हैं ना उसकी कीले, उनको रिवेट बोला इसने। क्या बोला? तो इसने कहा कि जैसे एक वायुयान, एक जहाज होता है, वो कीलों के द्वारा जुड़ा रहता है, रिवेटों के द्वारा, और इन रिवेट को उसने उपाधि दी जातियों की। किसकी उपाधि दी? जातियों की। अब इसने कहा अगर एरोप्लेन में बैठने वाला हर यात्री रोज एक रिवेट निकाल के ले जाए तो क्या होगा? तो शुरू में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 3-4 महीनों में तो बहुत खतरनाक नुकसान होने लग जाएगा। अब फिर इसने ये बोला कि अगर मान लो यात्री पहले सीट के रिवेट निकालने के बजाय पंख के रिवेट निकालने लग जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी से नुकसान हो जाएगा। तो इसने कुछ इस प्रकार से समझाया कि पारितंत्र जो है वो जातियों से बना हुआ है। अगर आप रोज जातियों को मारने स्टार्ट कर दो तो एक दिन पारितंत्र आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर? जैव विविधता की क्षति की अगर हम बात करें तो देखो, मानवीय क्रियाकलाप जो है जैव विविधता की क्षति पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्लियर? अगर देखा जाए तो मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां, यानी मानव खुद आवासीय बस्तियां बना रहा वहां जाके, तो ऐसा करने से वहां के मूल पक्षियों की 2000 प्रजातियां विलुप्त हो गई। मतलब वो रहने के लिए गया मानव और वहां काट काट के खुद रहने लग गया पेड़ों को,
जगह को, मृदा को, सबको नष्ट करके खुद रहने लग गया। ऐसी कंडीशन में वहाँ प्रजातियों यानी पक्षियों की जो प्रजातियां थी वो अपने आप ही विलुप्त हो गई। कहाँ जाएगी वो वहीं रहना पसंद करती है, लेकिन वो चली गई है परमानेंट ही। IUCN की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो रेड डाटा बुक के अंदर आप जानते हो लुप्त प्रजातियों का ब्यौरा होता है। किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो साक्ष्य के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां लुप्त हो गई, जिसमें 338 कशेरुकी, 359 अकशेरुकी, 87 पादप। नई विलुप्त जातियों में कौन कौन सी है, ये प्रश्न बनेंगे भाई। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बनेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी जातियां लुप्त हो गई, ये जाति लुप्त हुई है कि नहीं हुई। तो मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, याद रखना आप, ऑस्ट्रेलियन की थाइलेसीन, रूस की स्टेलर, समुद्री गाय और बाली, ये इसी के उदाहरण जातियों के। जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियां नष्ट हो गई। बाघ हो गए ना, कोई दिक्कत, 3 उपजातियां नष्ट हो गई। अगर देखा जाए पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हुई है, तो खतरनाक ये मामला। विश्व की 15,500 से भी अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर है। ये कगार पर है भाई, हाँ हो जाएंगे अगर इनको से नहीं संभाला गया तो। इस समय बिल्कुल दिखा देंगे, इस समय 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर, 31% आवर्तबीजी जातियां विलुप्ति के कगार पर है। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड में यह फोटो वगैरह मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात है आपकी, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।